नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्सों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस छोटे से वीडियो में हम लोग जल्दी से पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। ध्यान से देखिएगा, उत्तर होगा डी आर अश्विन। याद रखिएगा, पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हो गए जो किसी दूसरे देश के अपने लीग में खेलेंगे। दूसरे देश के लीग का मतलब कि बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया देश का है। ऑस्ट्रेलिया देश का साथियों घरेलू क्रिकेट लीग है। इसमें चयनित होने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हो गए। पुरुष इसलिए क्योंकि महिलाएं पहले से खेलती थी, अनुबंधित थी, लेकिन हमारे पुरुष खिलाड़ी जो है बीसीसीआई के अंदर एक नियम है कि अगर आप बीसीसीआई के मेंबर है, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, तो आप किसी दुनिया के और भी देशों के क्रिकेट लीग में नहीं खेल सकते हैं। अभी कुछ समय पहले आर अश्विन ने संन्यास लिया था, बीसीसीआई से सदस्यता छोड़ी थी। उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में इनका चयन हुआ। बिग बैश लीग के बारे में देखिएगा, 2011 में शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट लीग है। ऑस्ट्रेलिया का घरेलू क्रिकेट लीग है, जिसका प्रायोजक केएफसी कंपनी है। प्रायोजक स्पॉन्सर केएफसी कंपनी है। किस टीम से खेलेंगे? तो सिडनी थंडर टीम से खेलेंगे। सिडनी थंडर यहाँ पर बिग बैश लीग की एक टीम है, उसी से आर अश्विन खेलेंगे। इससे पूर्व में साथियों महिलाओं में भारतीय क्रिकेटर जो महिलाएं हैं वो खेलती थी बिग बैश लीग और अन्य देशों के घरेलू लीग में, लेकिन पुरुष पहले हैं आर अश्विन। आर अश्विन साहब हमारे भारत के सीनियर क्रिकेटर हैं, जो राइट आर्म स्पिनर बॉलर है। ये तस्वीर है आर अश्विन साहब की। वेलकम टू सिडनी थंडर। सिडनी थंडर ये टीम को जरूर याद रखिएगा आप। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, एएससीआई के अध्यक्ष चुने गए। उत्तर होगा ए सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स जी अभी हाल ही में हमारे भारत की विज्ञापन सर्वोच्च संस्थान है, फुल फॉर्म है उसका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए सुधांशु वत्स जी। उन्हीं के साथ उपाध्यक्ष का भी चयन हुआ, एस सुब्रमण्येश्वर ये उपाध्यक्ष बनाए गए आस्की संस्थान के। दो और ऑप्शन दिया गया है नवीन नियुक्तियों का, इसको याद रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ बने हर्षवर्धन चित्तले, और दीपक मित्तल साहब आईएफएस अधिकारी ये यूएई में राजदूत नियुक्त किए गए। क्या है आस्की? तो ये हमारे भारत की विज्ञापन की सर्वोच्च संस्थान है, जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन या प्रचार हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, उसी को रेगुलेट करने वाली देश की सर्वोच्च संस्थान है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, किस आईआईटी संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईआईटी मद्रास हमारे देश की सभी आईआईटी में और इंस्टीट्यूट में टॉप रैंकिंग में भी है आईआईटी मद्रास, ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने यूएनओ से एक समझौता किया, यूएन का एआई एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा। यूएन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, इसके लिए नॉमिनेट किया गया है आईआईटी मद्रास को। क्या काम होगा? तो एआई से संबंधित नवाचार इनोवेशन किया जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर मतलब साथियों एक ऐसा हब होगा जहां पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन इत्यादि चीजें होंगी और सारी सुविधाएं उनको एक छत के नीचे मिलेंगी, जो भी वैज्ञानिक और रिसर्चर्स होते हैं। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहां स्थापित हुआ? उत्तर होगा ए तिरुमला तिरुपति मंदिर। तिरुमला तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने ही भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया इस मंदिर में। साथियों क्या होगा? मंदिर से संबंधित जो भी सुरक्षा होगा, वहां की व्यवस्था होगी, दर्शनार्थी जो है वहां पर जा रहे हैं दर्शन के लिए, उन सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एआई बेस्ड सुविधा रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए कमांड सेंटर की स्थापना की गई है। भारत का पहला है, इसलिए साथियों ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तिरुमला तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। चंद्रबाबू नायडू जो वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने शुरुआत किया है। दो और ऑप्शन दिया गया साथियों, ये मंदिरों से हमने 4-5 साल के एग्जाम में इनको देखा है ऑप्शन में, तो आप याद रखिएगा। शनि षणमुगम मंदिर महाराष्ट्र में स्थापित है। थोड़ा सा वाद विवाद की वजह से चर्चा में था, इसलिए परीक्षाओं में आया था। शनि षणमुगम मंदिर महाराष्ट्र में है और सबरीमाला मंदिर केरल में है। भगवान अयप्पा को समर्पित केरल में सबरीमाला मंदिर है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, गर्भ निरोधक दिवस 2025 मनाया गया। उत्तर होगा बी 26 सितंबर को। 26 सितंबर को दुनिया भर में गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 ईस्वी में हुई। पहली बार गर्भ निरोधक दिवस 2007 में मनाया गया। इसका थीम याद रखिएगा, ए चॉइस फॉर ऑल। ए चॉइस फॉर ऑल गर्भ निरोधक दिवस 2025 का थीम था। इसके अलावा साथियों 26 सितंबर को दो और महत्वपूर्ण दिवस है, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस।
विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का थीम था 2025 का स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग थीम था विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा इस शब्द से कंफ्यूज करने वाला दो और दिवस आप याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ देखिएगा, यूरोपीय भाषा दिवस भी 26 सितंबर को था साथियों। यूरोप की 225 भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं के स्मृति में सम्मान में यूरोपीय भाषा दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से किस मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर होगा बी, अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल से लॉन्च किया गया साथियों, ट्रेन से लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया के मात्र 3 ऐसे देश हैं जिनके पास यह सुविधा है, यूएसए, चीन और रूस। उसके बाद चौथा देश हमारा भारत बन गया, जिसने रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया। तस्वीर यहाँ देखिएगा, ये देखिए तस्वीर साथियों, डिटेल देखिएगा। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर रहेगी। अग्नि प्राइम जो ट्रेन से लॉन्च किया गया, मारक क्षमता 2000 किलोमीटर रहेगी। निर्माण किसने किया पूछे तो डीआरडीओ और एसएफसी ने किया है। एसएफसी क्या होता है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इसका फुल फॉर्म है, डीआरडीओ के अंतर्गत ही है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इसने डीआरडीओ के साथ मिलकर के स्थापित किया। डीआरडीओ का स्ट्रेटेजी पूरा ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ का स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में मुख्यालय है, लेकिन डीआरडीओ जो है उड़ीसा के चांदीपुर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण करता है। मिसाइल का परीक्षण यहाँ से होता है, लेकिन हेडक्वार्टर यहाँ पर है। इसके वर्तमान में प्रमुख समीर वी कामत जी हैं। समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख है, समीर वी कामत। और इसका टैगलाइन पूछता है, डीआरडीओ का टैगलाइन क्या है? डीआरडीओ का टैगलाइन है साथियों, बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम का अर्थ हो गया कि विज्ञान में ही बल छिपा हुआ है। बल का सोर्स, स्रोत विज्ञान ही है। पीएम मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितने धनराशि स्थानांतरित की? उत्तर होगा 10,000 रुपए। प्रति महिलाओं को 10,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। पूरा डिटेल लिखिएगा। बिहार की योजना है, नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितनी धनराशि हर महिलाओं के खाते में डाली गई, ट्रांसफर की गई? तो 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। और डिटेल लिखिएगा। 75 लाख महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा, लेकिन 1.11 करोड़ आवेदन इसमें हुआ था। 1,11,00,000 आवेदन इसमें हुआ था। 7500 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। 18 से 60 वर्ष पात्रता रहेगा उम्र का। और जो आयकर दाता महिलाएं नहीं हैं और छोटे परिवार से हैं, एकल परिवार से, उन्हीं को सिर्फ यह लाभ दिया जाएगा। हर महिलाओं को 10,000 रुपया, 75 लाख महिलाओं को। तो साथियों, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसी मद्देनजर निर्माण, विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार में होता है। गरीब आदमी कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हर महीने हमारे यहाँ चुनाव करते, ऐसा लाभ हम लोग को भी मिलता है। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, 23 सितंबर 2025 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली का तरलता घाटा बढ़कर कितना हुआ? उत्तर है बी, 87,183 करोड़। इकोनॉमिक के करंट अफेयर का क्वेश्चन डाटा वाला है, आपको याद रखना है। 87,183 करोड़ रुपए 23 सितंबर 2025 को हमारी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का तरलता घाटा बढ़कर के हो गया। और एक दिन पहले साथियों यह 31,987 करोड़ रुपए था। 22 सितंबर को 31,987 करोड़ था, याद रखेंगे। अगले दिन 87,183 करोड़ रुपए बैंकिंग प्रणाली का तरलता घाटा हो गया। क्या है ये? इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ना साथियों, आरबीआई है, वो बैंकों को ऋण प्रोवाइड कराती है। और बैंक क्या होते हैं, चाहे सरकारी सार्वजनिक बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, उनके पास कैश बहुत कम रहता है। जो कैश होता है उसको तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अगर बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा तो समझ लिए बैंक ग्रोथ नहीं कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली में बैंकों के पास जो भी पैसा रहता है वो मार्केट में फैला रहे, उनकी तरलता कम रहे, तब माना जाता है कि वो बेहतर बैंक है। यानी कि उनके पास जो पैसा है वो ग्राहकों को ऋण के रूप में बांटा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी तरलता कम हुई। तो उसके पास पैसा कम हुआ, तरलता उसका कम हुआ, मार्केट में पैसा ज्यादा बटा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। जीएसटी कलेक्शन जब ज्यादा हुआ है तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता जो घाटा है वो बढ़ गया है। यानी कि कैश बढ़ गया है और मार्केट का पैसा एकत्रित कर लिया गया है, जिसके कारण जो है कैश बढ़ गया है और तरलता घाटा जो है वो भी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? एक ही दिन में हम लोगों ने देखा कि 87,183 करोड़ रुपए पहुंच गया 31,987 करोड़ रुपए से। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, पीरामल फाइनेंस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नियुक्ति का प्रश्न है साथियों, अपॉइंटमेंट का। उत्तर होगा आनंद पीरामल।
आनंद पीरामल जी को अभी हाल ही में पीरामल फाइनेंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके अलावा साथियों एमडी और सीईओ भी नियुक्त किया गया जयराम श्रीधरन को। जयराम श्रीधरन पीरामल फाइनेंस के एमडी सीईओ हैं और चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष आनंद पीरामल हैं। दो और नियुक्ति का ऑप्शन है सुधांशु वत्स आस्की के अध्यक्ष एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं और दीपक मित्तल साहब आईएफएस अधिकारी यूएई के राजदूत नियुक्त हुए हैं। 10वां करंट अफेयर पूछा गया, किस देश के फुटबॉल विश्व कप विजेता खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी देश के विश्व कप फुटबॉल टीम के प्लेयर थे जेरोम बोएटिंग। जेरोम बोएटिंग इन्होंने अभी हाल ही में साथियों संन्यास की घोषणा कर दी। जेरोम बोएटिंग किस देश के? जर्मनी के। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थे। जर्मनी विश्व कप फुटबॉल जीती थी तो उसमें ये मेंबर थे, खिलाड़ी थे। फुटबॉल विश्व कप विजेता खिलाड़ी जेरोम बोएटिंग, जैसे जेरोम और जैसे जर्मनी देश के। पूछेगा आपसे जेरोम बोएटिंग किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया? तो जर्मनी देश। जर्मनी के बारे में याद रखें, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है। स्प्री नदी के किनारे है और जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। जर्मनी के प्रसिद्ध नामों में याद रखिएगा बिस्मार्क को। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क थे। जर्मनी भी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बटा हुआ था। जर्मन की दीवार थी, वहां के लोगों ने क्रांति करके आंदोलन करके जर्मनी की दीवार को तोड़ दिया और जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क के नेतृत्व में। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस के माध्यम से नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किससे समझौता किया? उत्तर होगा जेप्टो। बी हमारा उत्तर हो जाएगा जेप्टो। जेप्टो और एनसीएस में एक समझौता हुआ है भारत में रोजगार का सृजन करने के लिए, नौकरियों को देने के लिए। साथियों राष्ट्रीय करियर सेवा एक पोर्टल है, भारत सरकार की सरकारी पोर्टल है, जहां पर आपको रोजगार से संबंधित प्राइवेट कंपनियों में रोजगार से संबंधित जानकारी मिलेगा। इसमें राष्ट्रीय करियर सेवा में जेप्टो से समझौता हुआ है कि इस पोर्टल के माध्यम से ये रोजगार देगा, नौकरियों को सृजित करेगा जेप्टो। जेप्टो साथियों एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी फूड डिलीवरी या ग्रोसरी का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जेप्टो वही प्लेटफॉर्म है साथियों। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, 2277 करोड़ रुपए की फेलोशिप अनुसंधान और पुरस्कार योजना किस नाम से शुरू की गई? उत्तर होगा ए क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास। ये नाम याद रखिएगा। हमारे देश में एक नई योजना शुरू हुई है, समझ लीजिए कि ये कैंपेन है क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास। 2277 करोड़ रुपए से ये शुरू हुई साथियों एक योजना, जिसमें फेलोशिप स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो युवा अनुसंधान करता है, अनुसंधान पर पैसा खर्च किया जाएगा और पुरस्कार प्रदान करने में पैसा खर्च किया जाएगा। योजना का नाम है क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास। 2277 करोड़ रुपए से स्थापित हुआ। 13वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, नई दिल्ली में किसके द्वारा जीएसटी अपीलीय अधिकरण की शुरुआत की गई? तो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में जीएसटी की बैठक में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की औपचारिक शुरुआत की गई। साथियों याद रखिएगा, इसका उद्देश्य पूछे ये क्या उद्देश्य होगा जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण का या अधिकरण का? तो समयबद्ध और न्याय संगत वाद का निपटारा करेगा। समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से वादों का जो भी अप्लाई होंगे, वाद विवाद उन सभी का निपटारा करेगा जीएसटी अपीलीय अधिकरण। नया अथॉरिटी है जीएसटी से संबंधित। जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना अभी हाल ही में सितंबर 2025 में की गई, याद रखिएगा। साथियों ये था आज का 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को अलाउ क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपने अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अपने चैनल पर जाइए, विजिट करिए। जीएस गर्व सीरीज और यूपीपी जीडी स्पेशल वीडियो भी अपलोडेड है। पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।